गजेंद्र रावत, हमने पहले भी इनसे बात की लेकिन मुद्दा कोई और था और हर बार अपने लेखनी की वजह से चर्चा में रहते हैं गजेंद्र रावत। लेकिन इस बार जो चर्चा है वो केदारनाथ से संबंधित है। उनको हमने बुलाया है बात करने के लिए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये केदारनाथ का जो मामला है, मामला थोड़ा पुराना था लेकिन अब फिर से इसमें एक, जिसे कहते हैं कि ज्वाला सी लग गई है। क्या है मामला ये पूरा? दरअसल पूरे देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं ने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में केदारनाथ के बाहर वहाँ के आचार्य संतोष त्रिवेदी कह रहे थे कि जो कुछ समय पहले बताया गया था कि 230 किलो सोना लगाया गया वो पीतल हो गया है। ये सारे लोगों ने देखा, वो वीडियो भी गूगल पे है। पूरे नेशनल मीडिया से लेके सब लोगों ने उसको चलाया। उसके बाद जो है टेम्पल कमेटी के लोग देहरादून में गए, करीबन 8-9 मेंबर्स थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को लंबी चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर भारी अनियमितता कर रहे हैं। उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्हें कहा कि भाई वो बोर्ड की बैठक से इतर वहाँ पर जो है काम हो रहे हैं। ये तमाम जो सवाल थे, इन सवालों के बाद इस चुनाव के दौरान, क्योंकि हम सभी मुद्दों पर मुखर होकर अपने प्रदेश के लिए वर्षों से बोल रहे हैं, इस बार भी जब हम जहाँ चुनाव में गए तो वहाँ पर ये 2 मुद्दे बड़ी प्रमुखता से चल रहे थे, अंकिता भंडारी का और दूसरा आपका ये केदारनाथ वाला। ये इश्यूज जब सामने आए तो हमने भी उन बातों को बड़ी मजबूती से सामने रखा। और इस बीच मुझे 1 तारीख की शाम को पता चला कि मेरे ऊपर कोई डालानवाला थाने में धार्मिक भावना आहत करने का मुकदमा लगाया गया है। अगले दिन मैंने अखबारों में पढ़ा, अखबारों में वही छपा हुआ था कि 505/2 की धारा में जो है डालनवाला में मुकदमा दर्ज हुआ है। वो मुकदमा टेम्पल कमेटी के जो मीडिया प्रभारी कोई हरीश गौड़ है, जिनको मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है, उनकी ओर से करवाया गया था। और उसके बाद जब मैंने इसकी जांच पड़ताल करी और समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस बात को सारे लोग, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं और वो सवाल आज भी खड़े हैं कि भाई अगर आपने 230 किलो सोना कहा था और आप कह रहे 23 किलो है तो कैसे बदल गया? अब आप वहाँ के जो बोर्ड के मेंबर्स अगर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप उनके भरोसे में लिए बिना काम कर रहे हैं, आपने अपने सगे भाई को वहाँ पर जो प्रमोशन दिला दी, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और जितने भी आप निर्णय वहाँ कर रहे हैं, तो फिर वो बोर्ड के क्या मायने बच जाते हैं? और सवाल इसलिए गंभीर है कि ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कोई सामान्य बात नहीं है। जहाँ बाबा केदार विराजमान है, भगवान बद्री विशाल विराजमान है, वहां पर लेकर जब सवाल खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनमानस है, कोई भी व्यक्ति है, वो सोचता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ आपको ध्यान होगा कि पिछले साल उत्तराखंड के डीजीपी थे अशोक कुमार ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर इसलिए दी थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के बाहर एक QR स्कैन कोड लगाया गया है, वहां से लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं और मंदिर समिति की ओर से एक इसी प्रकार की फर्जी FIR करवाई गई थी। फर्जी मैं उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो QR कोड उन्हीं के खाते में पैसा जा रहा था, उससे जो पेटीएम का लगाया गया था वहां पर। तो जिस QR कोड से आप जब तक उस समय तक जब मुकदमा दर्ज हो रहा था 67 लाख रुपए ले चुके थे। ये कैसे प्रूफ होता है कि 67 लाख रुपए? ये तो जो वहां के DM थे उन्होंने जांच करी, वहां की पुलिस थी उन्होंने जांच करी और बाद में खुद टेम्पल कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि उसी QR कोड से, जो QR कोड के बड़े बड़े बोर्ड बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के मंदिर के बाहर लगाए गए थे, उनसे मंदिर समिति को 67 लाख रुपए आ गए। तो अब आप जब आपके पास पैसा आ गया और लोगों ने सवाल खड़े किए कि सवाल यहां से खड़ा हुआ कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे बड़े तीर्थ स्थलों पर जहां लोग मोक्ष की कामना के लिए आ रहे हैं, जहां लोग भगवान केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं, बद्री विशाल के पास आ रहे हैं, अपने मतलब पुरखों की भी जो है मोक्ष की कामना के लिए आ रहे हैं, आपने वहां पर जो QR कोड लगा दे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये चंदा इकट्ठा करने का साधन बना लिया। वो सवाल जब पूरे देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के मन में उठा और सारे देश दुनिया की मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया में सवाल रेज हुआ, तो फिर इन्होंने आनन फानन में जो अपने बचाव के लिए, क्योंकि फंस गए थे, अपने बचाव में कह दिया कि हमने ये नहीं लगाया और जो वहां पर तुरंत जो है FIR करवाई गई। उनके कोई कर्मचारी थे, अनिल ध्यानी, उनके नाम से करवाई गई। अब आप बताओ कि आपका खाता, आपके खाते में पैसा आ रहा, QR कोड आपका, पेटीएम से आपका अनुबंध हो रखा, सब कुछ हो रखा है और इसके बाद जब आपकी छिछाले दर हुई तो आप वहां एक फर्जी FIR करवा रहे। तो अगर इस प्रदेश के भीतर ऐसी फर्जी FIR से आप इस प्रदेश को चलाना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। और इस प्रकार के जो झूठे मुकदमे हैं
और इस प्रकार की धाराएं इंपोज की जा रही हैं। इनको लगता है कि जो आज की तारीख में जो लोकतंत्र में जो लोग अब बोलने वाले हैं, जो जन मुद्दों पर बोलते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं, और चूंकि पत्रकारिता का सिर्फ एक धर्म में मानता हूं, और वो है सवाल पूछना। सवाल ताकतवर लोगों से पूछना, सवाल उनसे पूछना जिनके पास जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, सवाल उनसे पूछना जिनको आपने वोट देकर वहां पर बैठाया है। तो इस प्रकार के सवाल अगर पूछने पर ये लोग सोचते हैं कि जो एक पत्रकार की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान ने उसे दी है, आप उसको भी कुछ चलने का काम कर दोगे, तो इससे मैं डरने वाला। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा ताकतवर व्यक्ति है? अभी आपने कहा ताकतवर लोगों से सवाल पूछना, आपको क्या लगता है कौन ताकतवर व्यक्ति है जो षड्यंत्र कर रहा है आपके मुकदमे को लेकर? मैंने लिखित में उत्तराखंड के डीजीपी को एक पत्र दिया है, और मैंने उसमें लिखा है कि जो मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र करा है, और उनका ये जो षड्यंत्र है इसकी एक निष्पक्ष और समयबद्ध, मैंने 2 शब्द उसमें स्पेशली इसलिए लिखे हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसकी और समयबद्ध जांच हो। ऐसा नहीं कि जांच अगले 15 साल तक चलती रहे। हमारा मानना है कि अगर आज हम गलत हैं, हमें फांसी दीजिए, आप कल सुबह फंदा लाइए, टांग दीजिए, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर हम सही हैं और कोई आदमी हमारे पर फर्जी मुकदमे करवा रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कल के दिन ये मैसेज न जाए कि इस प्रकार के ताकतवर लोग दूसरों पे झूठा मुकदमा करवा देते हैं, और उन झूठे मुकदमे से आप हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम इसलिए कतई नहीं होने देंगे इस प्रदेश के भीतर कि कितने भी बड़े बड़े अजेंद्र आ जाएं, कितने बड़े ताकतवर लोग आ जाएं, और ऐसे झूठे मुकदमे से अगर लोगों का आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे, तो ये गजेंद्र रावत तो खैर इसमें से निकल आएगा बाहर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पूरी तरह पाक साफ हूं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे ऊपर इस प्रकार की धाराएं बनती हो, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया अपने जीवन में कि मैं ऐसे लोगों से डर जाऊं। लेकिन इस प्रदेश के लिए कोई घातक ना हो जाए ये सब चीजें। और ये जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ को एक ऐसी मार न पड़े कल के दिन इस प्रकार की ताकतों से, इसलिए मैं इस लड़ाई को बहुत पुरजोर तरीके से लड़ूंगा। और मैंने इसीलिए जो डीजीपी के पास जो पत्र भेजा है, उसमें स्पष्ट रूप से एक बातें पिन टू पॉइंट लिखी हुई है कि अजेंद्र अजय की जो भूमिका इस मामले में वो स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके टेलीफोन कॉल्स से लेकर उनकी लोकेशंस उस दौरान जब वो मुकदमा करवाए रहे थे अपने कर्मचारी के माध्यम से, वो सब स्पष्ट होनी चाहिए। और जो संविधान ने हमें जो ताकत दी है, जो अधिकार दिए हैं, वो यही दिए कि ठीक है किसी ने झूठा मुकदमा हम पे करवाया, लेकिन हमें भी अपने को जो पाक साफ करने की जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमारे पास है, इसलिए लड़ा जाएगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जो सोना और पीतल और केदारनाथ से संबंधित 3 जो चीजें आती हैं, वो थोड़ा पुरानी चीजें हैं, ये अचानक से एकदम से ये जिन बाहर कैसे निकल आया? दरअसल ये जिन आज बाहर नहीं आया है, ये जिन उसी दिन बाहर आ गया था जिस दिन आचार्य संतोष त्रिवेदी ने पहली बार उस बाबा केदारनाथ के धाम के बाहर से खड़ा होकर पूरे देश दुनिया को लोगों को बताया। उन्होंने एक बात और कही थी उससे पहले कि वो लोग तो इच्छुक ही नहीं थे कि वहां सोना लगे। उन्होंने कहा कि जो पौराणिकता इस मंदिर की 1000 साल पुराना बना हुआ मंदिर, उसमें आप बड़े बड़े ड्रिल कर रहे हैं, आपने वो जो चांदी लगी थी उसको तोड़ के गिरा दिया, कहाँ ले गए कुछ मालूम नहीं है। फिर आपने वहां जो है सोना और तांबा जो कुछ लगाया, जिसका आज भी कोई स्पष्ट करने को तैयार नहीं किया लगाया गया। वहां भी विरोध हुआ था, और वो विरोध इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर उस टेम्पल कमेटी के भीतर जो आज सब चल रहा है, उसको लेकर उसी बोर्ड के मेंबर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं कि ये जो सोना लगाने वाला जो डिसीजन था, उसमें किसी सदस्य को विश्वास में नहीं लिया गया, बोर्ड की बैठक में निर्णय नहीं हुआ। तो आपने क्या किसी तीसरे किसी व्यापारी के कहने पे वो लगा दिया? क्यों लगा दिया? ऐसी क्या हालत हो गई, और क्या आपको ऐसी मजबूरी आन पड़ी? और फिर जब बाद में वो सोना वहां पिघलने की बात आई, किसी ने कहा वो गल गया है, कोई कहने लगा कि वो धुल गया है, किसी ने कहा कि तांबे के ऊपर परत लगा गई है, कोई कह रहा उसमें पॉलिश की गई है। जो तमाम जो सवाल है, ये सवाल मर थोड़ी जाएंगे, और वो इसलिए नहीं मर सकते दिलीप भाई कि इसी कार्यकाल के भीतर अजेंद्र अजय के अध्यक्ष बनने के बाद लोगों ने देखा कि इन्होंने एक नियम बनाया कि भाई गर्भगृह के भीतर कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, नहीं तो हम उस पर जुर्माना लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, वो सब वहां चल रहा है। लोगों ने खुद अजेंद्र अजय को देखा वहां खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं उस गर्भगृह के भीतर, पूरा जब वो सोने का उन्होंने पॉलिश की हुई दिखाई। कितनी दुख की बात है, कितनी दर्द की बात है। एक महिला वो बाबा केदार के स्थान पर नोट उड़ा रही है, नोट फेंके जा रहे हैं, जहां जिसको छूने भर की ताकत अगर किसी इंसान को मिल जाए तो समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। लेकिन वहां नोट उड़ाए जा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई।
जो लोग वहां बाहर बैठकर रील बना रहे हैं, और अभी तो ये यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं, इस यात्रा के दौरान क्या कह रहे हैं वहां पर जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स सब लोग जा रहे हैं, मतलब इतनी शिशालेदार कार्रवाई कि यहाँ हजारों रुपए के कमरे मिल रहे हैं, यहाँ अव्यवस्था है, फलाना है। अगर वो जो बातें आज लोग वहां जाकर कह रहे हैं, अगर ये बात गजेंद्र रावत कहता तो हो सकता है कि अजेंद्र अजय अब तक उसमें देशद्रोह का मुकदमा करवा देते हैं। ये स्थिति है। इनको लगता है कि जो यहाँ इस प्रदेश में जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, इनकी आवाज को दबाया जाए, इनको कुचला जाए, इनको मारा जाए, और इसीलिए हमने जो मांग करी है वो स्पष्ट रूप से पिन पॉइंट पे है। अच्छा, ये जो आपके ऊपर जो मुकदमा इम्पोज हुआ है, वो एग्जैक्टली क्या लिखा था आपने? इसमें क्या हुआ कि 21 मार्च को एक फोटो अजेंद्र अजय ने फेसबुक पर जारी करा। उस फोटो में एक फोटो मुझे भी बड़ा दुख हुआ उस फोटो को देखकर। उसमें वो खुद खड़े थे, उनमें उनके बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह खड़े थे, अनिल बलूनी जी खड़े थे, और पीछे अंग्रेजी शराब का एक बोर्ड लगा हुआ था। तो मंदिर समिति, और वो भी कहाँ की घटना है, कहाँ का फोटो था वो? ये पौड़ी लोकसभा का। अच्छा। तो पौड़ी लोकसभा की वो फोटो देखे मुझे बड़ा दर्द हुआ। हमने कहा आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और आप एक ऐसा फोटो जारी कर रहे हैं जिसके पीछे अंग्रेजी शराब का बोर्ड लगा हुआ है। तो हमारे मन में सवाल आया कि जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई वो सोना पीतल कैसे हो गया, जिसको कभी तांबा बताया जा रहा है, किसी को पॉलिश बताई जा रही है, किसी को परत बताया जा रहा है, 223 किलो को अब 23 किलो बताया जा रहा है। तो हमने उसमें एक सवाल रेज किया हमारे मन में। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई आप उस अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो या अंग्रेजी शराब का प्रचार कर रहे हो, ये सवाल हमारे मन में कौन था। दूसरा हमने कहा कि क्या आप ऐसा तो नहीं कि वो जो मेन सवाल था जो अभी भी लोगों के मन जेहन में है कि वो सोने से पीतल की कहानी क्या है, भाई वो तो स्पष्ट आज तक किसी ने करी नहीं। बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छपा हुआ है कि केदारनाथ में 230 किलो सोना लग गया है। उनमें इन तमाम लोगों के जो है बयान भी लगे हुए हैं, बड़े खुशी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। तमाम अखबारों की, बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर ट्रिब्यून से लेकर फाइनल बड़े बड़े अखबारों की मैंने हेडलाइन देखी है, 230 किलो सोना लिखा उन्होंने। उस 230 किलो सोना की 1 साल तक इन लोगों ने मौन धारण किया रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस दिन संतोष त्रिवेदी उस विषय को लेकर बाहर आए कि भाई ये तो सोना ही नहीं, ये तो पॉलिश्ड है, ये पीतल है, क्या है ये, बाबा के धाम में कौन ऐसी डकैती कर रहा है। तो एक तो वो पोस्ट थी जो हमने पूछा कि भाई क्या आप इससे लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के दौरान एक मैंने और पोस्ट की थी कि बहुत सुपरहिट जोड़ियां कुछ इस चुनाव में देखने को मिली। हरीश रावत और उनका बेटा जब चुनाव लड़ रहे थे हरिद्वार के भीतर, तो मंत्री गणेश जोशी ने कहा था कि भाई ये हरीश रावत का पप्पू है, पिता पुत्र की जोड़ी। हमने कहा ये वंशवाद परिवारवाद को लेकर बहुत जो है चला है चुनाव के दौरान। दूसरा था कि जो रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष है, संवैधानिक पद पर वो है, और वो वहां पर आपने देखा कि वोट मांग रही बीजेपी के लिए, रोड शो कर रही थी। दूसरे उनके भाई उनके साथ थे, मनीष खंडूड़ी। एक जोड़ी भाई बहन की थी, एक पिता पुत्र की थी, एक थी पति पत्नी की, वो प्रदीप और पूनम तिवारी। मतलब शाम को गणेश गोदियाल के लिए वोट मांग रहे हैं और अगली सुबह जो है अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने कहा ये जोड़ी बहुत सुपरहिट रही है इस पूरे चुनाव में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है इस देवभूमि के भीतर। और अब तो जिस प्रकार की खरीद फरोख्त ये सब चल रहा है, सत्ता में जो दल बदल तमाम तरह की चीज, एक जोड़ी थी। और जो जिस चीज को लेकर अजेंद्र अजय को पीड़ा हुई वो ये था कि एक ये अजय है, अजेंद्र अजय, और एक है अजय कुमार। हमने उसमें कहा कि अजेंद्र अजय इसलिए आज सवालों के घेरे में है कि उनके कार्यकाल के दौरान केदारनाथ में सोना लगा। उस सोने का पूरा बवाल पूरे देश दुनिया में है। इस समय लोकसभा चुनाव का चौथा चरण चल रहा है, आज भी पूरे देश में वही हल्ला कि भाई आप बताइए कि केदारनाथ में सोना और पीतल की क्या कहानी है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो हत्याकांड अंकिता भंडारी को लेकर। अंकिता के माँ बाप ने अपने हाथ से लिख कर दे रखा है कि वो तथाकथित जो वीआईपी का नाम लिया जा रहा था, जिसके कारण उनकी बेटी की जान गई, वो भाजपा के महामंत्री अजय कुमार, उनका नाम उन्होंने लिया। तो हमने कहा एक जोड़ी अजय की ये जोड़ी भी है। तो इन सब में से किसी को कोई दर्द नहीं था। इनमें से अजेंद्र अजय को लगा कि ये तो फिर मामला जो है ठीक नहीं है, या अजेंद्र अजय के जो जख्म थे वो हरे हो गए। भाई हम कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो आप बता के आइए ना। आप बताइए कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी खबर छपी, आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? आपने पूरे देश दुनिया के सारे टीवी चैनलों में खबर चलवाई कि नहीं चलवाई? और आपने तो जब सोना लग भी गया उसके बाद से पूरे नेशनल मीडिया को वहां बुलाया। अच्छा, क्या आपको जानकारी मिली कि जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, किसी बड़े टीवी चैनल पे भी वैसा मुकदमा हुआ है या किसी अखबार पे हुआ है? क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं
अगर वो चीजें सत्य हैं तो लगभग यही चीजें तो टीवी चैनल्स पे भी दिखाई गई और बड़े बड़े अखबारों में भी दिखाई गई। तो आपने क्या अपने सूत्रों से पता किया कि किसी बड़े चैनल पे या अखबारों पर भी सरकार की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? मेरा मानना है धार्मिक भावनाएं भड़काने का। ये जो टीवी चैनल के लोग हैं, अखबार वाले हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपना काम किया है, उनको जो बताया गया उन्होंने वो किया है। ये मुकदमा उन पर क्यों नहीं हुआ? उन पे वो इसलिए नहीं कर सकते वो मुकदमा कि उनको लगता है कि गजेंद्र रावत एक सॉफ्ट टारगेट है। हाँ। इसका गला दबाया जा सकता है, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा के इसको मरवा सकते हैं, इसको एक सुपारी किलर से मरवा सकते हैं। ये सुपारी किलर वाला ही मामला है कि आपने अपने मीडिया प्रभारी को सामने खड़ा किया, उससे उसकी तहरीर लिखवाई, उससे जाके जो कप्तान के दफ्तर में भेजा, उसको डालन वाला थाने भेज रहा और आपने हमारे पर मुकदमा कर दिया। हम कह रहे हैं कि अगर हम गलत है, एक नहीं 100 मुकदमे कीजिए और बाबा केदार की सेवा के लिए और उस लड़ाई के लिए मुकदमे तो बहुत छोटी चीज है। हम तो कितने भी बड़ा दंड हमें मिल जाए अगर हम गलत है, हम तो अपना जो है अपना जीवन बलिदान करने को तैयार है। और ऐसे अजेंद्र जी जैसे लोगों से मैं इसलिए नहीं डरता कि जो व्यक्ति अपने विभाग के जो QR कोड था अपने ऊपर ही फर्जी मुकदमा करवा रहे हैं अपने कर्मचारी से, जो ऐसा कर सकते हैं सत्ता की ताकत से। डीजीपी उनके कब्जे में था, वरना डीजीपी की क्या जरूरत पड़ी थी वहां पे अशोक कुमार को ट्वीट करने की कि वहां से एक ऐसा वो आ गया। उनको पहले प्रारंभिक तौर पर जांच तो लेना चाहिए था कि इस QR कोड का पैसा जा रहा है। आप इतनी स्पीड में जो है वहां मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हो सिर्फ किस लिए? अपनी फेस सेविंग के लिए। अब क्योंकि किसी व्यक्ति को, जो लोग टीवी चैनलों में नौकरी कर रहे हैं, अखबारों में कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, वो सामान्य रूप से उनका सोचना कि जो घटना हो रही है, जो उनको सामने बताया जा रहा है, जो प्रेस विज्ञप्ति आ रही है, उसके आधार पर आदमी काम करता है। लेकिन हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, पत्रकार तो बहुत बाद में। हमारी जिम्मेदारी अपने प्रदेश के लिए है। उन करोड़ों लोगों की जब भावना आहत हुई, जब जिन लोगों को पता चला कि भाई किसी दानदाता ने इतना बड़ा वहां सोना दिया और वहां पीतल को लेकर वहां बातें आ रही है, लोगों के मन में सवाल आए कि आखिरकार अजेंद्र अजय को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि अपने भाई का प्रमोशन करवा रहे वहां? उनको नहीं पता है मैं कितना अनैतिक काम कर रहा हूं? क्या उनको नहीं पता है कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्यों बनाया गया है? और जिस बोर्ड के 9 मेंबर्स ने लिख के दे रखा है कि ये आदमी गलत काम यहाँ कर रहा है, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई आज। और उसकी जांच न हो या उस जांच को दबाने के लिए मैं मान सकता हूं, या जो उसको डाइल्यूट करने के लिए एक और बड़ी घटना इस प्रदेश में हो गई इस बीच। वो ये हो गई कि जो टेंपल कमेटी पूरे देश से दानदाताओं से चंदा मांगती है, जो अभी कोविड हुआ तो यहाँ के अंबानी के पास चले गए कि महाराज हमारे पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो अंबानी ने इनको 5 करोड़ रुपए दी कि भाई आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए। इसी प्रकार से देश भर के दानदाता जो है 100, 50, 2 जितना किसी को देना देते हैं वहां पर। अब आप देखो दिलीप भाई कि जो टेंपल कमेटी पूरे देश दुनिया के लोगों से चंदा मांग के चल रही है, दान से चल रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी कि उत्तराखंड की सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए उसने? क्या मतलब इन बातों का? भाई जब आप लोगों से मांग के ला रहे हो तो आप अपना काम चलाओ ना। आपको ऐसा क्या पर्देदारी आप करना चाहते हैं? क्या आप छुपाना चाह रहे हैं? और आपको क्या जरूरत पड़ेगी सरकार को 10 करोड़ रुपए देने की? क्या मतलब इन बातों? क्या वहां सब चीजें आपने चाक चौबंद कर दी? आपके पास वो पैसा इतना एक्सेस हो गया, या आपको ऐसे राइट मिले कहां से? फिर अभी भी वो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका वही कहना है कि जिस दिन सोना लगाने का डिसीजन था वो बोर्ड की बैठक में नहीं आया। ये 10 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने वाले थे, वो बोर्ड की बैठक में नहीं आए। तो आप एक सदन चल रहा है, अब भारत सरकार की संसद भी चलती है, तो वहां पे भी तो निर्णय होता है बहुमत से, अलमत से, जो भी बातें आती है वहां डिसीजन होता है। उत्तराखंड के हाउस में भी हम देखते हैं कि विधायक हाथ खड़ा करते हैं, वोटिंग होती है, कोई ना कोई तो बात होगी। ये ऐसा क्या वहां पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि आप जो है उस बोर्ड को ही मानने को तैयार नहीं, जिस बोर्ड के आप उसी बोर्ड के अध्यक्ष के नाम तो आप वहां काम कर रहे हैं। तो आप अगर सारी पर्दादारी करते रहोगे और इस प्रकार से चलाने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय होगा, हमने उस केदारनाथ में इसी प्रकार से काम करने वाले बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को। वो तबाह हो गए, उनका आज पता भी नहीं वो कहां चले गए, उनको अपने नाम के लाले पड़ गए। वो बाबा केदार के लिए तो कहा जाता है कि वहां आप बार बार भी मत जाइए, वो बहुत बड़ा, मतलब इतना शक्ति का इतना बड़ा केंद्र है कि आप जो इतनी बड़ी ताकतें वहां पर हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, आप वहां डिस्टर्ब ना कीजिए बार बार। आप अगर जितनी बार जाओगे और अगर आप किसी दंत फंद में कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपका तो हिसाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बाबा केदार न्याय करेंगे, मुझे न्याय मिलेगा। और जो पत्र मैंने जो इनको लिखा है डीजीपी को, वो उसमें एक अच्छी जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच होगी और उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। डीजीपी के मुद्दे पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है। भी आपने कहा आप सॉफ्ट टारगेट थे इसलिए ऐसा हुआ,
बड़े बड़े चैनलों पे, अखबारों पे इसलिए नहीं हुआ? पंगे लेना बंद क्यों नहीं कर देते फिर आप? हम क्यों करें? ये प्रदेश के हमने इसलिए बनाया है कि कोई आदमी मंत्री बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने और सबको कुचलना शुरू कर दे। फिर हम पत्रकारिता में क्यों हैं? हम यहाँ क्यों हैं? एक वॉच डॉग की अगर भूमिका में आप हैं, आपको इस प्रदेश की चौकीदारी करनी है, तो तभी तो जर्नलिज्म चलेगा। ये इसलिए तो नहीं चलेगा कि भाई अब कोई आदमी धमकाने आ जाएगा, कोई मेरे बच्चों को डराने आ जाएगा, कोई कल के दिन कुछ और बड़ी घटना कर देगा, तो क्या हम चुप हो जाएंगे? और मेरा मानना है कि और लोग कोई कुछ भी करें, ये इस प्रकार के जो लोग जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इनसे हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, न इनसे डरेंगे। संविधान ने हमें तमाम ताकतें दी है, उनके भरोसे हमें आगे बढ़ेंगे। और ये जितने भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। डराने के नाम पे, डरने के नाम पे एक बात और याद आई, आपके ऊपर एक मुकदमा है जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर ये बात कही गई है। आपने अपनी, चूंकि अब ये मुकदमा ऐसा है तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत ना हो जाएं, तो आपने इसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद मांगी? मेरा रक्षक तो बाबा केदार है, और मैं जानता हूं कि जो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरी ईमानदारी मेरे साथ खड़ी है, उसके आगे इस प्रकार के जितने भी लोग हैं ये बहुत कम है। और इसलिए मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि अजेंद्र अजय जैसा आदमी जो आज इस प्रकार एक सुपारी किलर के रूप में किसी मीडिया प्रभारी को मेरे पीछे लगा सकते हैं, वो कल के दिन मेरे खिलाफ कुछ और भी साजिश कर सकते हैं। मेरे परिवार, मेरे बच्चों को लेकर कोई भी अगर घटना होगी तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा षड्यंत्र कर सकता है तो हो सकता है कल के दिन कोई और बड़ा षड्यंत्र करे। तो निश्चित रूप से इसलिए हमने जो कानून सम्मत जो मेरे अधिकार हैं वो मैंने उस चिट्ठी में लिखे। आपको पहली बार किसने बताया कि मुकदमा हो गया? और दूसरी चीजें, जिसने मुकदमा किया, क्या उसने कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश की या आपने उससे संपर्क करने की कोशिश की कि भाई मुकदमा क्यों लिखवाया गया है? 1 तारीख की शाम को विक्रम श्रीवास्तव को मेरे को फोन आया, वो हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि 1 तारीख कौन सी वाली? 1 मई को। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर जो है इस प्रकार का कोई मुकदमा हुआ है। उन्होंने मुझे जो पुलिस की प्रेस नोट था वो भेजा, मैंने पढ़ा, मैं समझ गया कि जो है ये सब करवाया जा रहा है। तो अगले दिन देखा हमने अखबार में सब वही खबरें छपी हुई है। मेरा गजब हो गया। उसके बाद हमने उसको समझने की कोशिश करी कि ये सब क्यों करवाया जा रहा है। फिर मैंने एक पत्र तैयार किया, क्योंकि वो जो एफआईआर दर्ज थी उस एफआईआर में मेरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। ये जानबूझकर नहीं किया गया था या उनको मेरा एक्चुअल एड्रेस नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उस एफआईआर में ये पढ़ा कि जो जांच अधिकारी हैं, उस मुकदमे के आईओ बनाए गए हैं, उनके लिए चिट्ठी बनाई और मैंने उन्हें लिखा कि इस प्रकार से एक मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है जो पूरी तरह असत्य है, भ्रामक है, और इसमें मेरा एड्रेस नहीं लिखा है आपने। तो मैंने उसमें लिखा कि ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं, और कभी भी आपको मुझे किसी बयान को लेकर मुझे बुलाना हो, मुझसे पूछना हो, या जो 41A के तहत मुझे कोई नोटिस सर्व करना हो, तो कृपया मेरे इस एड्रेस पे इन फोन नंबरों पर मुझसे संपर्क करें। ये काम मैंने इसलिए किया दिलीप भाई कि कल के दिन ये ना हो कि एक मैंने बात बोले कि वो आदमी तो गायब है, वो हमें मिल नहीं रहा है, वो भाग गया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे कोई नया मामला बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ और कर देंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले नेक्स्ट डे जाके वो चिट्ठी जो है डालनवाला थाने में दी। हमने कहा भाई हम कहीं जाने वाले लोग नहीं है, ये मेरा जो पता है, ये मेरे फोन नंबर है, जब कभी मुझे बुलाना। तो वो व्यक्ति तो वहां नहीं थे, लेकिन वहां पर उनकी अनुपस्थिति में कोई दूसरे थे, मैंने उनको चिट्ठी दे दी। उसके नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मैं 8:30 बजे करीब मेरे फोन पे एक SMS था। उस SMS में लिखा था हरीश गौड़ व्हाट्सएप नंबर। तो मैंने उस पर कॉल करने की कोशिश की तो उसमें नंबर कॉल नहीं जा रहा था। फिर कुछ देर मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे जो है उन्हीं का मैसेज आ रहा है, उसमें फिर हरीश गौड़ लिखा। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैं समझ गया ये वही हरीश गौड़ है जिन श्रीमान जी की ओर से मुकदमा हुआ है। तो फिर मैंने उनसे कॉल किया और मैंने पूछा भाई ये सब क्या है, और उन्होंने खुद बताया कि उनका हमसे कोई दुराग्रह नहीं है, वो तो उनको तो मोहरा बनाया गया है। और मतलब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी? उनकी भावना कहां से आती? वो खुद मुझे कह रहे हैं कि अजेंद्र अजय ने मुझे ये सब करने के लिए कहा। तो मैंने कहा भाई अजेंद्र अजय अगर तुम्हें रिवॉल्वर दे देंगे तो तुम मेरे को गोली मार दोगे, यही तो है इसका मतलब। कि जिस व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप किसी के रिवॉल्वर उठा कर आप किसी को गोली मारने चले जाएंगे।
उन्होंने बड़ा अपने जो खेद व्यक्त किया, उन्होंने कहा नहीं जो हो गया मैं इसको वापस ले लूंगा, मैं ये करूंगा सो करूंगा, तमाम तरह की बातें। तो आप देखिए दिलीप जी कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है इस देश में। एक कर्मचारी जो कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली से गवर्न होता है, उस आदमी को टारगेट करके किया गया। अगर आज की तारीख में मैं चुनाव आयोग में चिट्ठी लिख के दे दूं कि भाई ये तुम्हारा कर्मचारी है, इस सरकार का तनख्वाह लेने वाला आदमी है, इस पे ये नियम लागू होता है कि नहीं होता है कि पार्टी प्रचार के लिए वहाँ अनिल बलूनी का नाम ले रहा, भाजपा प्रत्याशी का, ये कह रहा है स्वास्थ्य मंत्री ये है फलाना, जो कुछ उन्होंने एफआईआर में लिखवाया। अगर मैं ये सारी शिकायतें आज यहाँ दे दूं चुनाव आयोग में, उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी, हरीश गौड़ के बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन मेरा जमीर गवाही नहीं देता ऐसे काम करने के लिए। मुझे लगता है कि वो भले किसी और के माध्यम से वो मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन अगर उसके बच्चे सड़क पे आ गए कल के दिन, स्कूल नहीं जाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, तो क्या होगा? ऊपर वाला तो मुझे देखेगा ना, ठीक है उसने गलत किया था, तेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तक मैं इस भाव में हूं कि मैं उसकी शिकायत ना करूं, जबकि जो मेरे अधिकांश जो मित्र हैं, जो मेरे एक अच्छे एडवोकेट है, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आपको तो उसको काउंटर करना चाहिए और उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। मेरा को पता नहीं क्यों अंदर से वो चीज आ नहीं रही फीलिंग कि मैं उस आदमी का बुरा करूं, हो ही नहीं पा रहा मेरे से ये सब बात। मतलब लिखना बंद करेंगे फेसबुक पे या नहीं? हम तो हर जगह बोलेंगे, हर जगह लिखेंगे, हर वो बात लिखेंगे जो हमारे प्रदेश के हित में होगी, जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं कि भाई हम लोग जो हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, ये कोई कृपा के आधार पे नहीं दी गई है। उसे पाने के लिए तो लाखों लोगों ने जान गंवाई है। तो जो संविधान सम्मत जो भी चीजें हैं वो सब किया जाएगा, और कोई भी आदमी जाए, कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए। उत्तराखंड के इतिहास को अगर समझूं और देखूं तो एक चीज सामने जरूर आई है, जब जब किसी पत्रकार या पत्रकारों के साथ में सिस्टम ने जबरदस्ती करने की कोशिश की या धमकाने की कोशिश की, तो पत्रकार नेता बन गया। तो आप इस राह पे तो नहीं है कहीं? दिलीप भाई 2011 में एक मुकदमा हुआ हमारे ऊपर, और ऐतिहासिक मुकदमा हुआ इस देश का। हमने लिखा है कि हाइड्रो पावर घोटाला हो गया इस प्रदेश में। आपको भी याद हो 56 पावर प्रोजेक्ट एक ही रात में बांट दिए गए थे। बिल्कुल। तो जल विद्युत निगम के एमडी हुआ करते थे योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद ने 1-1 करोड़ के 2 मुकदमे हमारे ऊपर लगा दिए। लग गए साहब मुकदमे। मानहानि के मुकदमे में उन्होंने 50 लाख रुपए सरकार जल विद्युत निगम का पैसा कोर्ट में जमा कर दिया, कोर्ट फीस के रूप में। मतलब उसका एक नियम, अगर आप किसी भी मानहानि का मुकदमा करते हैं तो उसका एक सर्टेन अमाउंट, आप 10% अमाउंट जमा, जितना भी वो पैसा वहां जमा हो गया। बाद में मुकदमा हार गए, वो मुकदमा हार गए, पैसा कहां गया? बट्टे खाते में चले गए पैसा। तो जो सरकार का पैसा है, जो आम जनता का, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा उन्होंने डुबा दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ना। एक और मामला, कुछ समय पहले जब ओम प्रकाश हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी, एक महाभ्रष्ट कुल सचिव थे घुड़दौड़ी में, उन्होंने भी एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया, और वो पौड़ी से मुकदमा चला, कई समय तक मुकदमा चला। और कितनी बड़ी, मतलब ऊपर वाले की कृपा देखिए आप, कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया, और हमें बरी करने से पहले वो आदमी जेल में था, वो जेल और हम बरी। मतलब झूठे मुकदमे पहली बार नहीं हो रहे। तो जो सत्ता है, शासन है, ये ताकतें हैं, ये सब करते रहते हैं। जो आपने कहा कि इस प्रकार से नेता तैयार होते हैं, फलाना होता है, हमारा मानना है कि जो लीडरशिप है वो तो लीडरशिप का एक ही पैमाना है। उसका मतलब ये नहीं कि आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम लीडरशिप की तो बात कर रहे हैं, अगर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और तभी तो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अगर हम एक इशू को रेज कर रहे हैं जो इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो वही तो लीडरशिप है। उसके लिए आपको ये थोड़ी कि चुनाव लड़ना है तभी आप नेता बन पाओगे। हम अगर मूल निवास का सवाल इस प्रदेश के भीतर आया तो परेड ग्राउंड में सबसे पहले खड़ा होने वाला तो मैं था। आज तक वालों ने मेरा कम से कम आधा घंटे तक मेरा इंटरव्यू चलाया, सिंगल इंडिया टुडे पे चला, वो तमाम चैनलों ने, सब लोग क्यों हमें सुनते हैं? इसलिए तो बोलते हैं कि उनको लगता है कि इस आदमी के भीतर वो दर्द है, ये अपने प्रदेश हित की बात करता है। ये तो चीजें हैं। और इससे पहले भी आपने देखा गैरसैंण, जब राजधानी का इशू आया, हमने देहरादून के रिस्पना पुल पे खूब बड़ा होर्डिंग लगाया, हमने कहा देहरादून को बचाइए और गैरसैंण को बचाइए। क्यों करते हैं हम ये सब चीजें? भाई इस प्रदेश को पाने के लिए मेरे अपने क्लासमेट्स ने जान गंवाई है 2 अक्टूबर को 1994 को। जिन लोगों ने इस प्रदेश के लिए जान गंवाई है, हम उन्हें भुला दे क्या कि ऐसे लोग आज सत्ता में आकर बैठ जाएंगे और ये मुझे डराएंगे, धमकाएंगे? जब 23 साल का जो भगत सिंह इस देश के लिए शहीद हुआ, तो मेरी उम्र तो 46 से पार हुई, मैं तो दोगुना जीवन जी गया भगत सिंह से।
तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मरे कल मरे कभी शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल जिंदा रखेंगे, अपने सवालों पे खड़ा रहेंगे, इस प्रदेश के लिए कभी चुप नहीं होने वाला है। मैं 1 मिनट केदारनाथ पे दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरी राह पे चले गए। केदारनाथ में सोने की जो घटना जिसके चक्कर में आपने लिखा, उसके बाद में फिर पोस्ट लिखी और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, इस मामले में पुलिस ने अभी तक आपको कितनी बार बुलाया है? पुलिस से आपकी मुलाकात हुई जांच से संबंधित, या डीजीपी को आपने पत्र लिखा तो डीजीपी से आपकी मुलाकात इसमें हुई? ऐसा कुछ हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है? जब मुझे एफआईआर की सूचना मिली तो मैंने पहली बार तो चिट्ठी वहाँ दी, जो जांच अधिकारी हैं वहाँ से उन तक पहुँचाई, दूसरी चिट्ठी डीजीपी यहाँ तक पहुँचाई। अभी तक मुझे किसी का कॉल नहीं आया, मैंने उनको अपने नंबर्स दे रखे हैं। और अब तो चूंकि मेरी ओर से भी एक शिकायत वहाँ पर है, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी गंभीरता को जो डीजीपी हैं उत्तराखंड को समझेंगे और उसको डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको डिनाई करेंगे तो बड़ी समस्या है। ऐसा तो नहीं रात को अचानक मिलना जाए आपसे? वो रात में आए, दिन में आए, सुबह आए, शाम को आए, हमने तो उसमें अपने फोन नंबर भी दे रखा है। वो हमारे फोन नंबर से हमारी लोकेशन भी देख ही रहोगे, वो उससे उनको हमने अपना एड्रेस भी बता रखा है। हमें कहीं कोई डर नहीं है, कोई व्यक्ति जब मर्जी आ जाए, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हम इस प्रदेश से भागने वाले लोग थोड़ी हैं। आवाज उठाते रहेंगे 100%, 200% हमेशा आवाज बुलंद रखेंगे। इस प्रदेश में जो भी कोई गलत करेगा, वो किसी पार्टी का हो जाए, वो किसी दल का हो जाए, कि मेरे गांव का आ जाए, मेरा घर का आ जाए, कोई भी आ जाए, भाई हम इस प्रदेश को क्यों लूटने देंगे? हम यहाँ कोई टेम्पररी व्यवस्था में थोड़ी इस प्रदेश के लिए आए हुए हैं। जब हमने मंडल कमीशन से लेकर और उत्तराखंड आंदोलन तक लाठियां खाई, आज भी हम तमाम हर मुद्दे पर खड़े अपने प्रदेश के लिए, क्यों नहीं होंगे? क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं होगी? तो निश्चित रूप से ये जो ताकतें हैं, ये झूठे मुकदमे में फंसाने वाले, और जिनका मैंने आपको उदाहरण बताया, क्यूआर कोड के मामले में खुद अपनी समिति पर झूठा मुकदमा करवा रहे हैं, डीजीपी से ट्वीट करवा रहे हैं, सारा झूठा, सारा फर्जी मामला, पैसा अपने खाते में ले रहे हैं, क्यूआर कोड पहले से लगा हुआ था, पहले बता रहे छोटे साइज का था, बड़ा साइज का कर दिया। तो इतना झूठ फरेब करने वाले लोगों से थोड़ी डर जाएंगे हम? अब आप लोगों के जो है आशीर्वाद से, कृपा से, बाबा केदार की कृपा से हमेशा जो है सवालों को बुलंद रखेंगे। आपसे वैसे लगातार और मुद्दों पर भी हम बात करते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पर लगभग आप अपनी राय रखते हैं, तो आपसे अलग और मुद्दों पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात साफ है और वो एक ही लाइन में खत्म हो जाती है कि पत्रकार आज भी ऐसे हैं जो गोदी में बैठने के लिए तैयार नहीं। शायद गजेंद्र रावत भी उनमें से एक हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।